नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। और शुरुआत में ही सबसे पहले भारतीय बाजार का एक बार रुख करते हैं। आज आखिरी घंटे में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार अपनी पूरी बढ़त गंवाकर बंद हुए। अंत में सेंसेक्स की अगर बात करें, करीब 145 अंकों की यहां पर हमने एक इम्पैक्ट देखा और वहीं निफ्टी करीब 30 अंक गिरकर बंद हुए। तो क्लियरली उतार चढ़ाव के बीच भरा सेशन हमने देखा। निफ्टी 17,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार का पूरा एक्शन एक बार समझ लेते हैं। कौन से शेयरों में एक्शन देखने को मिला, कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट रहा, कहां पर गिरावट हावी होती हुई दिखी और वॉलेटाइल ट्रेड्स कहां पर दिखे, सब कुछ बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आज दिन भर एक दायरे के अंदर मार्केट रहा और दायरे के अंदर एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर आते हुए देखिए। हालांकि क्लोजिंग उतनी भी खराब नहीं, लेकिन बहुत अच्छी भी क्लोजिंग नहीं रही है। आज 17,200 से लेकर 17,400 के बैंड में निफ्टी घूमता हुआ दिखा। लास्ट में 30 पॉइंटों की गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 150 पॉइंट का नुकसान, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा, जो कि करीब आधे % के आसपास का बनता है। जल्दी जल्दी आपके सामने सेक्टर्स में दिखाऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स आज चलते हुए दिखे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो हालांकि रेंज में ही है। पहले एक दिन 23% बढ़ा, अगले दिन 10% टूटा, लेकिन आज रेंज में। सेक्टर्स चला था रियल एस्टेट। आज रियलिटी के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। इससे कुछ एक बड़ी कंपनीज के अंदर आज अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ये हेज और ग्रोथ दोनों का आज पेयर बना और इसने मार्केट्स के अंदर आज काफ़ी रिलीफ दिया। ये सेक्टर करीब आधा % ऊपर था। लेकिन आज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा नुकसान में था वो तो सरकारी बैंक और PSUs बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान, करीब 1% का आपको नुकसान देखने को मिला होगा। सेक्टर से बाहर निकल के सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। आप ONGC को देख पा रहे होंगे। ये क्रूड का इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से इस बार डिस्काउंट कर रहा है अपने प्राइजेस के अंदर और आपको 2-2.25% तक की तेजी इसके अंदर आज भी देखने को मिली है। क्लोजिंग तक ये शेयर हिला नहीं, बल्कि ठीक ठाक इसकी क्लोजिंग मिली है। दूसरा IOC, तीसरा है BPCL। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि क्रूड के गिरते हुए दाम का थोड़ा सा बेनिफिट उठा रहे थे और इनके मार्जिन थोड़े अच्छे ठीक है, इनके रिफाइनरी मार्जिन ठीक हुए हैं, लेकिन अभी एक इनको शॉक लगना बाकी है जो चुनावों के बाद लगेगा फिलहाल। इसके अलावा HDFC लाइफ, ये एक ऐसा कंटेरियन शेयर आज साबित हुआ है जो कि पहले गिरता था, लेकिन आज बाजार थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन ये आज अच्छी खासी क्लोजिंग 2% के ऊपर जाके करने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा SBI और टाटा स्टील, दो ऐसे शेयर हैं जो आज ज़्यादा नोटिस हुए हैं मार्केट्स के अंदर। SBI के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान सरकारी बैंकों में करीब 1.5% बीइंग एज एन लीडर, और टाटा स्टील में मेटल्स बीइंग एज एन लीडर, इसके अंदर भी 1.25% का नुकसान है। इन दोनों ने ही अपने अपने सेक्टर्स को कमज़ोर किया है। आज सुबह NBFCs को लेकर खबर आई थी कि उनके रूल्स को एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2022 तक। उसका फायदा PNB हाउसिंग, M&M फाइनेंस जैसे शेयर्स को मिलता हुआ दिखा। आज ये दोनों ठीक ठाक हरे निशान में बकायदा क्लोजिंग करके गए हैं। इसके अलावा बर्गर किंग पे भी एक खबर थी कि इनका QIP है और इसका QIP का बेनिफिट इसको 6% के तौर पर आज हमको आते हुए दिखा। आज एक खबर FDC और KPR को लेकर भी लास्ट क्लोजिंग में आई है कि इनका बायबैक है और 19 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो दोनों की आज की क्लोजिंग ठीक ठाक हमको देखने को मिली। एक और शेयर जो आज नोटिसेबल था वो था रेडिंगटन का। काफ़ी तेजी से इस शेयर ने पैसा बनाया, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। शेयर करीब 2% नीचे आज क्लोज हुआ है। आज एक लिस्टिंग भी हुई वेदांत फैशन की और आज लिस्टिंग पे करीब 8% ऊपर खुला था और क्लोजिंग भी करीब 8% की हुई है। यानी कि आज नो चेंज, जैसे ही ओपन हुआ उतने ही प्रीमियम के साथ आज ही क्लोज भी हुआ। फिलहाल बाजार से इतना ही। ओके डिम्पी, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो बेहद उतार चढ़ाव भरा सेशन जरूर देखने को मिला। शुरुआत ऑफ कोर्स अच्छी देखने को मिली, लेकिन साथ ही वॉलेटाइल कामकाज भी दिखा। अब यहाँ पर बाजार आगे किन लेवल्स पर ट्रेड करता है ये जरूर जानना होगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है जिस पर फोकस रहेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एडलफाइज सिक्योरिटीज के MD और रिसर्च हेड आदित्य नारायण ने हमसे बातचीत में कहा कि IT सर्विसेज में निवेश के शानदार मौके हैं। करेक्शन के दौर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आगे चैलेंजेस के साथ साथ मौके भी भरपूर देखने को मिलेंगे। The cycle is very strong is the IT services space. I do think, since we met last, a lot of these stocks have come off very sharply. I think it is time to be more opportunistic there. You will fundamentally have a situation where the real value of those will keep varying with external elements. But the fact that you've got such healthy corrections there, I think makes it actually much, much more attractive. Though, as I said, the 3-year theme that you're seeing really lies in the IT services space, where the demand paradigm is great. It is being well valued, but is it being valued adequately or not? I think that's where the opportunity lies, with much less volatility. बाजार में करेक्शन के दौरान खरीदारी के बेहतर मौके तलाशने की बात
इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि निवेशकों को गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। बाजार में हेल्दी करेक्शन का दौर फिलहाल चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है कि ये जो रीजन हम बोल रहे हैं ये होता है। ये जो 2007-2008 में हुआ था जिसको हम ब्लैक स्वान कहते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट, ये वैसा इवेंट नहीं है। ये सबको पता है कि रशिया यूक्रेन में कुछ मगजमारी चल रही है, सबको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दिख रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका मार्केट पे असर पड़ेगा। ये मैटर ऑफ कंजेक्चर है। ये हम अपना, मुझे लगता है 2% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, ठीक है, बट ये मार्केट सेल ऑफ नहीं है, ये मार्केट में करेक्शन है। और आई थिंक ऐसे करेक्शन, ऐसे जो जिस लेवल में मार्केट है, सस्ता नहीं है ओवरऑल मार्केट, स्टॉक्स काफी है, सस्ते नहीं है, तो इस लेवल पे जो अभी करेक्शन हो रही है वो मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी करेक्शन है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स लोगों को सबको एक कन्विक्शन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्टॉक्स में, और अगर कन्विक्शन है तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ओके, तो क्लियरली नेस्ले कल अपने नतीजे पेश करने वाला। नेस्ले के नंबर्स से अनुमान क्या है बताने के लिए हमारी सहयोगी विनी जुड़ गई हैं। विनी, बताएं नेस्ले के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? नेस्ले अपने Q4 करंट ईयर 21 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है। उसमें देखा जाएगा तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है अराउंड 10.2% की रेवेन्यू ग्रोथ, और जो ग्रोथ मोमेंटम हमने देखी थी वो एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेगी ये क्वार्टर में भी। ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ एक्सपेक्ट है सब सेगमेंट्स में। स्पेशली रिकवरी हम लोग देखने वाले हैं आउट ऑफ होम कंजम्पशन में, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही थी आउट ऑफ होम कंजम्पशन में। वो ट्रेंड कैसे जारी है वो एक फैक्टर है जो वॉच आउट भी करेंगे, और कैसे सपोर्ट कर रहा है अर्निंग्स को वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा मार्जिन्स की बात करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन्स ऑब्वियसली प्रेशर में है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हाई बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है ग्रॉस मार्जिन्स पे, और इन टर्न इंपैक्ट आ रहा है इबिटा मार्जिन्स पे भी। इबिटा मार्जिन्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है दिस टाइम, और इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 21.4% पे वर्सेस लास्ट ईयर जो था 22.6% की इबिटा मार्जिन। उसके अलावा प्रॉफिट्स पे भी ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस है, थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8.2% की प्रॉफिट ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ है, और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 522 क्रॉस पे। उसके अलावा फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मेनली कमेंट्री क्या आ रही है, रिकवरी जो ट्रेड चैनल्स में है वो कैसे है, रूरल डिमांड कैसी है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि काफ़ी एफएमसीजी कंपनीज ने हाईलाइट की थी कि स्लो डाउन हुई है रूरल सेगमेंट में, तो वहाँ पे ये रूरल डिमांड कैसे है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है, नए लॉन्चेस क्या है कंपनी के, और उसकी डिमांड ट्रेंड्स क्या देखी है कंपनी ने पैकेज फूड में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम वॉच आउट करेंगे नेस्ले की अर्निंग्स से। ओके, तो नेस्ले के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान आपके सामने। बाजार के उतार चढ़ाव में क्रूड की कीमत भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुई है। कल कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ज़रूर आई थी, लेकिन आज क्रूड को लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है, और इस हलचल के पीछे की वजह क्या है, मायने क्या है, क्या कुछ हो रहा है कच्चे तेल की चाल के साथ, बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताएं। कल की 3% तक की गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है, और अब 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। $94 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव वापस से पहुंच चुका है। और खबर ये आ रही है, नाटो ने जिस तरह से बयान दिया है कि अभी भी रूस के सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं, और काफी बड़ी तादाद में वहां पर जमा है। इस बीच यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं रूस के सैनिक के यूक्रेन बॉर्डर से वापसी के। तो एक ऐसे संकेत है, हालांकि रूस की तरफ से इसका खंडन भी आया है कि नाटो की बात सही नहीं है, उनके सैनिक वापस से बेस की तरफ लौट रहे हैं। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से बाजार में एक असमंजस की स्थिति है। इस वजह से एक उतार चढ़ाव भरा माहौल है। और अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स ये है, जो ओईसीडी जो कंट्रीज है जिसमें दुनिया के 38 बड़ी इकोनॉमी शामिल है, उनके इन्वेंट्री लगातार कम हो रहे हैं। 5 साल के अगर औसत की बात करें तो 5 साल के औसत से इन्वेंट्री 8% से भी ज्यादा कम हो गए हैं। पिछले कई दशक में इतना ज्यादा इन्वेंट्री कम होते हुए नहीं दिखा गया है, ये EIA ने साफ संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज ने जो रियाद में जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने
ओपेक प्लस से ये आग्रह किया है कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाएं। जितना उन्होंने कमिट कर रखा है और जो गैप हो रहा है कमिटमेंट से, उस गैप को फुलफिल करें और अपने करार के मुताबिक उत्पादन करें। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स है जो क्रूड को काफी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि रूस और यूक्रेन तनाव को लेकर किस तरह से संकेत मिलते हैं, वो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में बाजार को ड्राइव करेंगे। जी रियली यहाँ पर हम देख रहे हैं कच्चे तेल में तेजी लौटती हुई दिखी है। ब्रेंट $94 के पार यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। घरेलू बाजार में भी उतार चढ़ाव के बीच हम ट्रेड देख रहे हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट हैं, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसके चलते यहाँ पर कच्चे तेल की चाल जो है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ठीक इसी के साथ एक कनेक्टिंग सेक्टर है जिसकी अब हम खबर आपको बताने जा रहे हैं। बात करते हैं देश में आज से महंगे हुए ATF की। जी हाँ, ATF के दाम 5% बढ़ गए हैं। इसका एविएशन कंपनियों पर कितना असर होगा ये जान लेते हैं। ये बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताएं, ATF के दाम तो बढ़ गए हैं लेकिन एविएशन स्पेस पर और एविएशन कंपनियों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एविएशन सेक्टर काफ़ी फोकस में है और काफ़ी सारे खबरें और डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका कि एक नेगेटिव असर सेंटिमेंट के लिहाज से देखने को मिल रहा है इन एविएशन कंपनियों पर। और 4 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। पहला तो ये है कि ATF के दाम में जिस तरह से बढ़त देखने को मिल रही है, पिछले 2 महीने में 22% की बढ़त ATF के दाम में देखने को मिल चुकी है और अभी हाल ही में 5% का हाइक भी ATF में अनाउंस हुआ है। लगातार अगर ट्रेंड देखें तो लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है ATF के दाम में। और इसी महीने, पिछले 2 महीने की ही बात करेंगे तो 3 बार प्राइस हाइक देखने को मिल चुका है और कंपनियों के कुल लागत में भी करीब 35 से 50% योगदान ATF का होता है, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि एयर ट्रैफिक में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एवरेज डेली एयर ट्रैफिक की बात करेंगे तो वहां पर 25% की गिरावट है और जिस तरह से रिकवरी की उम्मीद की जा रही थी वैसे रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि टिकट के दाम में भी इसके चलते बढ़त नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ से 7 दिन पहले अगर आप कोई टिकट बुक कराते हैं तो उसमें सिर्फ 4% की बढ़त है और अगर 2 महीने पहले अगर आप कोई टिकट बुक कराते हैं तो एवरेज वहाँ पर जो डिक्रीज देखा गया है वो करीब 1.5% का देखा गया है। तो टिकट के दाम में भी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि एक वहाँ पर राइज होगा कैप वगैरह हटने के बाद, ऐसा भी कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर कंपनियों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चौथी सबसे बड़ी वजह ये कि अब आने वाले समय में अनुमान ये किया जा रहा है कि जिस तरह से 2 नए प्लेयर्स अब एंट्री लेने जा रहे हैं, जेट एयरवेज और अकासा। जेट एयरवेज की उड़ान फिर से शुरू होने वाली है और अकासा भी अब इस फील्ड में एंट्री लेने जा रही है। तो 2 बड़े प्लेयर्स के चलते यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ सकता है और माना जा रहा है कि एक तरीके से प्राइस वॉर भी हो सकती है इस कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो ये 4 बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एयरलाइन कंपनियों में आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। आपको सड़क पर अक्सर ऐसे लोग दिख जाएंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक पर बिना किसी सुरक्षा के बिठा कर ले जाते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बाइक और कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। क्या है ये नए नियम, समझते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से। जी बिल्कुल, सड़क सुरक्षा के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने एक नए नियम को लागू किया है, जारी किया है और ये नया नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। इस नए नियम के तहत अगर कोई बच्चा जो 4 साल की उम्र तक है वो अगर दोपहिया वाहन पे सफर कर रहा है तो उसके लिए क्रैश हेलमेट और इसके साथ ही सेफ्टी हार्नेस लगाना अनिवार्य होगा। ये पूर्णतः लागू हो जाएगा 15 फरवरी 2023 से, अगले साल से। सेफ्टी हार्नेस यूं तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए बता दें कि एक तरीके का बेल्ट होता है जिसके जरिए आप अपने बच्चे को उस कंफर्टेबली और सुरक्षित तरीके से उसको बेल्ट के साथ बांध सकते हैं और इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। और इसके पीछे का अगर हम पूरी गणित देखें तो पिछले साल अक्टूबर महीने में रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इसको लेकर के एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। पब्लिक से, तमाम स्टेक होल्डर से सजेशंस वगैरह मंगाए गए थे और उसके बाद में अब जाकर के सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि 15
फरवरी 2023 से अगर आप 4 साल के बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं तो उसको आपको एक क्रैश हेलमेट लगाना होगा, साथ ही सेफ्टी हार्नेस के जरिए बच्चे को बांध करके रखना होगा। इसके जरिए बच्चे की सुरक्षा पर विशेष तौर पे ध्यान देने का जिक्र इस पूरे नोटिफिकेशन में किया गया है। यही नहीं, जो तो 2 पहिया वाहन की जो स्पीड लिमिट है उसको भी निर्धारित किया गया है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी। उसके आगे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके जरिए सड़क परिवहन मंत्रालय की कोशिश यह है कि न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी माहौल बनाया जाए, बल्कि आने वाले वक्त में जो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट होते हैं या जो इनमें जो मौत होती है उनके आंकड़ों में भी जबरदस्त तरीके से कमी लाई जाए। तो एक बड़ा बदलाव, एक बड़े नियम बच्चों की सड़क सुरक्षा को लेकर के सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किए हैं। चलिए, बड़े बदलाव की हम जहां बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं एक नई उड़ान की। जी हां, देश में अब जल्द ही हवा में उड़ने वाली बस चलती हुई दिखाई देगी। इस बात का ऐलान किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब प्रयागराज में हवा में उड़ेगी बस। प्रोजेक्ट की डीपीआर हो चुकी है तैयार। बस चंद दिनों का इंतजार और फिर संगम नगरी प्रयागराज में उड़ेगी बस। कुछ इसी तरह का ऐलान किया है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, जहां उन्होंने मंगलवार को एक चुनावी जनसभा में अपनी हवा में उड़ने वाली बस का प्लान बताया। तो शहर के अंदर सिंगल पियर पर एक लाइट ब्रॉड गेज, मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज, ये रेलवे के साथ है और बाकी का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे साथ है। तो इस शहर के रोड पर ऊपर के ऊपर स्टेशन बनाकर एक लाइट रेल ट्रांसपोर्ट की मांग केशव जी ने मेरे पास की थी। वो चुनाव आचार संहिता लग गई, उस समय हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे। लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, नीचे उतरेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करना है, उसमें 5-7 टेक्नोलॉजी है, पर निश्चित रूप से इसके बारे में मेरे तरफ से मैं करने के लिए पूरी मदद करूँगा। इतना ही नहीं, गडकरी ने अपनी ख्वाहिश भी जताई और लोगों को ख्वाब भी दिखाए और बताया कि ये ख्वाब जल्द ही हकीकत में तब्दील होने वाले हैं। मैंने इसको एम्फीबियस सी प्लेन, यानी फ्लाइंग बोट, हवा में उड़ने वाला जहाज, बोट, इसका कानून पास करके रखा है। 18 करोड़ का एक हवाई जहाज है। अब स्पाइस जेट वालों को मैंने कहा वो 100 हवाई जहाज शुरू करने वाले हैं। दिल्ली से उड़कर मेरा एक सपना है, मैं त्रिवेणी संगम में उतर कर आना चाहता हूं, वो एक बार पूरा करिए। आपने एयरपोर्ट बनाया, अब रिवर पोर्ट बनाइए। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं खुद मुंबई के समुद्र में पानी में उतरने वाले हवाई जहाज में उतरा हूं, चढ़ा हूं, जाया हूं। टेक्नोलॉजी है, मैंने नियम सब कर दिए हैं। अब केवल शुरू करने के ऑपरेटर ढूंढकर शुरू करने की आवश्यकता है। दिल्ली से 1 घंटा 20 मिनट में आएंगे। और इतना ही नहीं, तो गोमती नदी से ऊपर उड़कर प्रयागराज में उतर जाएंगे और लखनऊ और कानपुर भी जाना हो जाएगा। बहरहाल ट्रांसपोर्ट का रूप रंग बदलता जा रहा है। पहले रेल, बस और प्लेन लोगों के सफर का जरिया थे और अब सी प्लेन, हवा में उड़ने वाली बसें भी नजर आएंगी और इसी तरह सफर की दुनिया बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एऑन ने भारत का वार्षिक वेतन बढ़ोतरी सर्वे 2022 जारी किया है। सर्वे के अनुसार साल 2022 में औसत सैलरी में 9.9% बढ़ोतरी रहने का अनुमान है। एऑन इंडिया के पार्टनर रूपांक चौधरी से बात की हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एऑन हर साल एक सर्वे निकालते हैं कि क्या सैलरी हाइक्स होंगी साल में, नए साल में। जब हम 2022 की बात करते हैं, एऑन इंडिया का प्रोजेक्शन है कि एवरेज सैलरी हाइक हो सकती है 9.9%, जो सबसे हाईएस्ट होगी 2016 से। हमारे साथ अब हैं एऑन इंडिया के पार्टनर रूपांक चौधरी। थैंक यू रूपांक, आपने हमको थोड़ा समय दिया सर्वे के दिन। तो बताइए हमें सर्वे के बारे में। आप कह रहे हैं कि सबसे
बड़ा सैलरी हाइक मिलेगा इस साल, परंतु अगर हम अट्रिशन की भी बात करें वो भी रिकॉर्ड हाई पे है 21%, तो सैलरी हाइक्स तो और होनी चाहिए। सैलरी हाइक्स का तो ये है कि जितनी भी हाई हो लोगों को लगेगा कि हाई नहीं है, कम है, बट अगर हम देखें ट्रेंड पिछले 4-5 साल का, हमें ये संभावना थी कि इस साल का सैलरी इंक्रीज कोविड से पहले तक का चला जाएगा, जो 9.3% था, बट जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो कह रहे हैं कि 9.9% पे ये पिछले 6 साल में हाईएस्ट है। पिछला इतना हाई इंक्रीज था 2016 में जब करीबन 10% था, तो ये 6 साल में नंबर बढ़ा है, तो हमारे हिसाब से 9.9% काफी हाई नंबर है। और ये ज्यादातर इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं और डिजिटल टेक टैलेंट का डिमांड बहुत है, सप्लाई इतना है नहीं, उससे काफी ज्यादा अट्रिशन बढ़ा है, बट उससे ज्यादा काफी ज्यादा सैलरी इंक्रीज भी बढ़ रहा है और रहेगा कुछ टाइम तक। और आपने कहा कि अट्रिशन भी एक रिकॉर्ड लेवल हाई पे है, बिल्कुल ठीक बात है। वो 21%, 21% पे वो भी रिकॉर्ड लेवल पे है। वो इसलिए है क्योंकि लोगों के पास ऑफर बहुत हैं, जॉब्स काफी हैं मार्केट में, डिमांड बहुत हाई टेक टैलेंट की, उससे ये अट्रिशन नंबर भी काफी बढ़ गया है। बट हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन देखते हुए भी जो करीबन 5% है, 9.9% काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, काफी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है। पिछले साल 9.4% था और आई थिंक इससे काफी अच्छी एक खुशखबरी है एम्प्लॉइज के लिए, जिनके लिए काफी एक मुश्किल दौर रहा है पिछले 2 सालों का। तो 9.9% पे मेरे हिसाब से तो मतलब काफी अच्छी बात है एम्प्लॉइज के लिए एंड उनके लिए कुछ आगे देखने के लिए कुछ प्रॉमिसिंग है। बट अब रूपांक का महंगाई भी तो आ चुकी है। अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ महंगाई 40 साल हाई पे है। भारत में भी अब हम देखेंगे महंगाई तो बढ़ रही है। तो ये जो आप सैलरी हाइक बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है 9.9%, वो तो इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर रहा है या बैरली बीट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्ली बीट कर रहा है। इन्फ्लेशन हमारे हिसाब से करीबन IMF एस्टिमेट के हिसाब से करीबन 5% है। तो अगर आप लेके चलें उस पर, तो आपको स्टिल करीबन 5% का तो रियल रेट मिल रहा है, तो बुरा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी मार्केट्स के साथ, चाइना है जिनका इंक्रीज 6% है, इन्फ्लेशन 1.8% है, तो 4.2% उनका बनता है। तो वो बिल्कुल हमारे पीछे हैं, बट हम उनसे आगे हैं। और अगर आप यूएस की बात करें, यूएस में तो अगर सैलरी इंक्रीज 3.6 है, इन्फ्लेशन 3.5% है, तो सिर्फ 0.1% उनका हुआ गैप इन्फ्लेशन और इंक्रीज का। तो अगर आप देखें ब्राजील को, जो एक और ब्रेक नेशन है, उनका इन्फ्लेशन 5.3% है, सैलरी इंक्रीज 5% है, उनका तो नेगेटिव इंक्रीज है। तो अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हमारा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी इंक्रीज काफी ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। एंड महंगाई बढ़ रही है, बट उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज एट 9.9% ठीक रहेगा। इतना बुरा भी नंबर नहीं है मेरे हिसाब से। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के नाम एक और कीर्तिमान हो गया है। IBS ने इस बार फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग में जबरदस्त जलवा दिखाया है और दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्लोबल MBA रैंकिंग में देश का डंका। ISB को भारत में मिला पहला नंबर, एशिया में चौथे पायदान पर ISB। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB, जिसको फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2022 में दमदार जगह मिली है, और फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA 2022 की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने 2 ग्लोबल रैंकिंग्स में जगह बनाई है। ISB के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA 2022 रैंकिंग में विश्व स्तर पर 32वां स्थान मिला है, जबकि ISB को भारत में पहला और एशिया में चौथा स्थान मिला है। वहीं वेतन बढ़ोतरी के मामले में ISB दुनिया भर में पहले स्थान पर है। देश ही नहीं, दुनिया में भी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का जलवा है। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग उन इंस्टीट्यूट और कॉलेज के लिए जारी की जाती है जो दुनिया भर में बेस्ट MBA कोर्स प्रदान करते हैं, और उसी रैंकिंग में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने परचम लहराते हुए टॉप चार्ट पोजीशन हासिल की है।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आंध्र प्रदेश के हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है, जो मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स कराता है। 1995 में शुरू हुए इस स्कूल की स्थापना फॉर्च्यून 500 उद्यमी समूह ने की थी, जिसने काफी जल्दी दुनिया भर के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में अपनी जगह बना ली थी। पीटी नाउ स्वदेश। और इसी के साथ स्वदेश खबर को यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।